अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? और कल क्या किया था? कल हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, याद करवा दें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ, करम है अल्लाह का शुक्र। और आप लोगों की दुआएं। कल क्या पढ़ा था? हाँ, CSS डिस्कस की थी, ठीक है, गुड। अच्छा, CSS में कुछ चीज़ें थी जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, और थोड़ा सा अगर मुझे आप लोग बता दें कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंटरनल CSS क्या होती है। व्हाट इज इंटरनल CSS? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, करम है अल्लाह का। इंटरनल CSS के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनका मेथड हम कल सीख चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी लगती कैसे है। पहले हम किसी एलिमेंट को टारगेट करते हैं, HTML के एलिमेंट को टारगेट करते हैं आईडी के जरिए। क्लास आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और उस एलिमेंट को टारगेट करके हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, और देन कॉलन के बाद हम प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं। सर, जो उसी सबलाइन फाइल में H1 या जिसको भी लगे स्टाइलिंग नहीं, मैंने बोला है इंटरनल CSS। मैंने इनलाइन CSS नहीं बोला जो आप H1 की बात कर रहे हो। किसी टैग के अंदर जाके आप लगाते हो तो फिर उसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड इंटरनल CSS। हाँ, ये मोहम्मद सालेह हैं, उन्होंने लिखा है कि इंटरनल CSS यूज स्टाइल टैग इन हेड देन डू ऑल CSS कोडिंग देयर। ठीक है, हम HTML फाइल के अंदर ही हेड के टैग में करते हैं। गुड नवीद, वालेकुम अस्सलाम। इसमें हेड के टैग के अंदर अलग सेक्शन बना के कोडिंग करते हैं, ठीक है जी। ठीक, टाइटल के टैग में जाके कोडिंग नहीं करते बेटा, स्टाइल के टैग में जाके कोडिंग कोडिंग करते हैं, राना तौसीफ साहब। वी पुट स्टाइल टैग अंडर हेड सेक्शन। ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS, इन दोनों में से किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, एक्सटर्नल की या फिर इनलाइन CSS की? हाँ जी, डिव आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी डिव की बारी नहीं आई। इंजीनियर अली गौहर साहब, कल आई एम सॉरी, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना थी क्लास के फौरन बाद। क्लास में मुझे याद नहीं था कि मैं मीटिंग का टाइम ऑलरेडी उनके साथ जो है वो डिसाइडेड था, तो फिर वो मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ गई। इस वजह से मैं आपको लाइव नहीं ले सका टीम व्यूवर पे। आज इंशाल्लाह लाजमी आपके सारे मसले मसाइल को देख लेते हैं।
क्लास के बाद। ठीक है। ये जो एक्सटर्नल वाले हैं, ये एक्सटर्नल वाले लोग जो कह रहे हैं जी एक्सटर्नल की ज़्यादा होती है प्रेफरेंस, तो बेटा कल हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी को हमने तीनों तरीकों से लगा के देखा। इनलाइन में भी सेम प्रॉपर्टी लगाई, कलर की, कलर ब्लैक कर दिया, इंटरनल में रेड कर दिया, एक्सटर्नल में ब्लू कर दिया, तो उसका कलर जो है वो एट द एंड ब्लैक हुआ। क्यों? क्योंकि वो इनलाइन लिखा गया था। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है इनलाइन की, और उससे कम प्रेफरेंस है एक्सटर्नल इंटरनल की, और सबसे कम प्रेफरेंस है एक्सटर्नल की। लेकिन इस प्रेफरेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम नॉट इम्पॉर्टेंट या फिर आप एक्सक्लेमेशन का साइन जो यूज करते हैं, आज इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। तो उसके जरिए हम प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से जो प्रॉपर्टी चाहें उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि कल जैसे आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज ऑटो सेलेक्ट क्या मतलब? मैंने आप लोगों को एक बताया था, एमिट की एक्सटेंशन है, वो आप लाइन पे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो मैं FON इतना सा लिखता हूँ तो वो फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज मुझे दिखा देता है कि फॉन्ट के अंदर ये चीजें हैं। तो एमिट की वो एक्सटेंशन है, एक स्निपेट उसको बोलते हैं, उसको मैंने बताया भी था कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप लोग उसका यूट्यूब पे छोटा सा एक ट्यूटोरियल देख लें 2 मिनट का, तो वो आप एमिट का जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसे फिर उससे ये होगा कि सबलाइम आपको सजेशन दे दिया करेगा कि ये प्रॉब्लम, ये वाला जो टैग है आप ये लिखना चाह रहे हैं या ये लिखना चाह रहे हैं, उसमें से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। हम चलते हैं आज एक डिजाइन आर्टिकल्स, एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था कि एक आप जो है वो एक आर्टिकल को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, फॉन्ट फैमिली वर्डाना की आउटपुट शो नहीं हो रही। आपके वर्डाना की स्पेलिंग गलत है इसलिए शो नहीं हो रही, VER होता है, ठीक है, VAR नहीं होता। एक्सटर्नल के लिए आपने कहा था कि उसका फायदा ये है कि हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर लाइन के एंड किसी वर्ड को लिंक लगाना हो तो वो लिंक लगाना, यार एंकर टैग मैंने आप लोगों को बताया कि एंकर टैग कैसे लगाते हैं, और ए वाला जो टैग है उसके जरिए आप लोग टैग लगा सकते हैं और लिंक लगा सकते हैं, और उसके ऊपर क्लिक करके लोग नेक्स्ट टैब के ऊपर किसी वेब पेज के ऊपर जिस पे आप चाहते हैं वो नेविगेट कर जाते हैं। चले, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लेट सपोज कोई भी कीवर्ड डाल दिया मैंने, उसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो निकल आए, और मैंने उसको आर्टिकल को ओपन किया, देखते हैं कैसा आर्टिकल है। ठीक है, नहीं जी, इस आर्टिकल को हमने आज HTML के अंदर फॉर्मेट करना है सर। पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक वर्ड को जिसे पैराग्राफ डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी सेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आज ही लगा के दिखा देता हूँ आपको। पैराग्राफ क्यों डिस्टर्ब होगा भाई? लिंक लगाने से पैराग्राफ का कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी, CSS इंटरनल एक्सटर्नल बनाना ज्यादा बेटर है। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें, या फिर आप htdocs में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें। न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं आर्टिकल के नाम से, ARTICLE, और उस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को रखते हैं health.html के नाम से।
इसको ऑफ करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये जो इसका टाइटल है, इसको मैंने कॉपी किया और ये टाइटल वाले टैग के अंदर इसको लिख दिया। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी में आया, एक टैग लिखा मैंने H1 का, और उसके अंदर ये यही टाइटल सेम जो है वो डाल दिया। इसको चेक कर लेते हैं पहले लोकल होस्ट पे कि कैसा जो है वो आउटपुट हमारी आ रही है, ये नहीं। लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम था आर्टिकल, स्लैश, फाइल का नाम था हेल्थ, health.html। ये देखें जी, इसका टाइटल जो है वो अब लग चुका है, और यहाँ पे भी ब्राउज़र के टैब के अंदर भी वो आपका जो टाइटल है वो आ रहा है इस टाइटल के टैग की वजह से, और ये H1 का जो आउटपुट है वो ये है। अब नीचे कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उन पैराग्राफ्स को भी ले लेते हैं साथ साथ। ये सारे पैराग्राफ्स हमने बनाने हैं। टेक्स्ट कॉपी कर लिया था हमने, नहीं किया था, चलो दोबारा कर लेते हैं। मैं इसको बॉडी के टैग के अंदर ही एक पी के टैग के अंदर इनक्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये सारे का सारा काम तो हो गया, लेकिन अभी क्योंकि मैंने इसके अंदर पी के टैग्स नहीं लगाए, तो ये क्या होगा कि एज अ प्लेन टेक्स्ट नजर आएगा और कोई पैराग्राफ बना हुआ नजर नहीं आएगा। इसकी आउटपुट में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी लगेगी, जो ना तो पढ़ने को दिल कर रहा है कि यार ये इतना सारा कंटेंट हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पैराग्राफ्स दरमियान में बनाना जरूरी है। वैसे तो ये मतलब लाइन एंड करके आगे चला गया है, लेकिन HTML इसको ऐसे ही रीड करेगा कि ये पॉपुलेशन के बिल्कुल आगे ये मैनी ऑफ द रीडर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पैराग्राफ को खत्म करना है। मैं पी का टैग जो है वो यहाँ पे दोबारा से पी का टैग जो है वो शुरू करते हैं और एंड करते हैं। किधर गया ये, इसको जरा इधर कर दें, ठीक है। तो मतलब अब ये होगा कि ये पी का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और आगे से ये पी का टैग शुरू हो रहा है। अगर मैं इसी को कॉपी करके हर पैराग्राफ के एंड पे फेंकना शुरू कर दूं ना, तो ये मेरे पैराग्राफ्स बनते जाएंगे कि हर एक पैराग्राफ वहां से शुरू होगा और आगे एंड होता जाएगा। ये इनको हम वैसे बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छी बात है, उसको कर लें। कि हमने देखा था कि बुलेट पॉइंट्स कैसे बनते हैं, यूएल का ओएल का टैग लगा के देखा था, तो आप लोग उसको वैसे भी मैनेज कर सकते हैं। और ये अगर आपने हेडिंग देनी है तो इसको एज अ हेडिंग हम लिख लेंगे गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। तो इसको भी हम H1 के H2 के टैग के अंदर लिख सकते हैं। नहीं जी, ये पैराग्राफ्स तकरीबन हमारे तैयार है, और ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा जी, सर अगर टेक्स्ट के साथ वीडियो भी ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? वीडियो के लिए टैग होता है आई फ्रेम का, वो भी मैं आज बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कौन सी अप्रोच, किस अप्रोच की बात कर रहे हो? पैराग्राफ्स लिखने की? ये तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, कुछ पैराग्राफ्स बन गए हैं, और अब कुछ रीडेबल फॉर्म के अंदर ये डेटा आ गया, लेकिन अभी हमने इसको स्टाइलिंग करनी है और ज़्यादा, और इसकी जो है इसके अंदर इमेजेस वगैरह लगा के इसको हम और ज़्यादा जो है वो अ, खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे मैं अगर बॉडी के टैग के अंदर जाता हूँ, बॉडी के अंदर मैं स्टाइल का टैग लिखता हूँ, इनलाइन CSS लगाने लगे, ठीक है।
मैं करता हूँ जी, पहले मार्जिन लगाता हूँ इसको, मार्जिन माइनस राइट की प्रॉपर्टी लगाई, 250 पिक्सल्स का मार्जिन लगा दिया इधर से, अपनी जो है राइट से, तो इधर से लगेगा ये वाला मार्जिन। रिफ्रेश किया तो ये मार्जिन इधर से लग गया। मैं चाहता हूँ इधर से भी लगे ताकि ये टेक्स्ट दरमियान में आ जाए, तो क्या करूंगा मैं, मार्जिन माइनस लेफ्ट, उसको भी मैं 250 पिक्सल्स कर देता हूँ। 250 पिक्सल्स का मार्जिन वो भी लगा दिया। नहीं जी, 250 पिक्सल्स का मार्जिन इधर से भी लग गया। उससे ये होगा कि चलो थोड़ा सा रीडेबल हो जाएगा। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है वो देखें, थोड़ा सा आड़ा तिरछा, कोई लाइन पीछे खत्म हो जाती है, कोई आगे जाके खत्म होती है। तो अब जो है हमने ये करना है कि इसके लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, मुझे बताएं कि आपने अगर इस टेक्स्ट को बराबर चाहते हैं कि हर जगह पे खत्म हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? क्या बताया था मैंने? जल्दी 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 जल्दी। जस्टिफाई, जस्टिफाई तो चले वैल्यू है ना, प्रॉपर्टी कौन सी है? जस्टिफाई तो कर लिया, कलर को जस्टिफाई करेंगे, इसके किसको करेंगे ये भी बताएं। जस्टिफिकेशन तो वैल्यू है उसकी, मुझे प्रॉपर्टी का नाम चाहिए। हाँ, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन उसकी प्रॉपर्टी है। और टेक्स्ट अलाइन अकरम ने कहा है कि सेंटर करेंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसकी जरा जस्टिफिकेशन कर लो। रिफ्रेश करते हैं तो देखें जरा, एग्जैक्ट एक ही जगह पे वो जो कंटेंट है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो उसे जरा प्रोफेशनल लगता है। अब हम क्या करते हैं जी, कुछ ये जो है अपने ये लिस्ट आइटम्स के अंदर इनको डाल देते हैं। अगर मैं इसके लिए कंट्रोल एक्स करता हूँ, लिस्ट आइटम का टैग लगाया और इसके अंदर ओबेसिटी लिख दिया, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, वो लिस्ट आइटम बन गई उसकी। इसी तरह ये, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसको भी लिस्ट आइटम के टैग के अंदर इनक्लोज कर दिया ताकि ये इसकी एल आई बन जाए। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर नीचे चलते हैं जरा, तो ये हेडिंग्स हम इनकी बना सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को अगर हम H2 में लिख दें, क्योंकि एक हेडिंग हमने ऊपर H1 में लिख दी है, इसको हम H2 में लिख देते हैं। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट है, इसको भी H2 में लिखा। कोई भी आर्टिकल उठा लें, मैंने सिर्फ टेक्स्ट कॉपी किया है, आप इंटरनेट से कोई भी कॉपी कर लें, मैं सिर्फ आप लोगों को टैग्स बता रहा हूँ। आर्टिकल तो कोई भी चलेगा ना, ठीक है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसको रिफ्रेश किया तो देखें जरा, ये गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, इनकी हेडिंग्स जो हैं वो हमारे पास रेडी हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड कोई इमेजेस भी मेरे इस आर्टिकल के अंदर लग जाए। ठीक है, हेल्थ इश्यूज ऑफ इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस अ मॉडर्न डे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड मैं कोई इमेजेस जो हैं वो उठा लेता हूँ गूगल से, कोई भी, और उसको जो है वो मैं अपने आर्टिकल के अंदर इंबेड कर लेता हूँ। जैसे ये वाला कोई इमेज है, इसको पहले मैं डाउनलोड करता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर हो जाए तो। हाँ, हो गया। ये मेरा इमेज जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब मैंने इसको चाहूँ तो अपने कंप्यूटर से ही अपलोड कर दूं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरी जो प्रैक्टिस है वो यही है कि मैं इस इमेज को इंटरनेट पे कहीं पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके उसका लिंक जो है वो लगाता हूँ सोर्स के अंदर,
ठीक है, तो मैं ये पिक्चर उठाई और imager.com, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहां पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो वो इमेज इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी और इसका एक लिंक हमें मिल जाएगा। जैसे ही वो कहेगा अपलोड कंप्लीट, तो मैं इस पिक्चर के ऊपर आके राइट क्लिक करूंगा और ओपन इमेज इन न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे तो उस इमेज का यूआरएल हमें मिल जाएगा। हम उसको कॉपी करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर देंगे। जैसे ये H1 है, तो H1 के फौरन बाद में चाहता हूँ कि इमेज आ जाए, तो इमेज का टैग लगाया, उसके सोर्स के अंदर वो वाला इमेजर का जो लिंक था वो मैंने दे दिया, सेव किया इसको, वापस आए, अपना डॉक्यूमेंट चेक किया कि वो लग चुका है या नहीं। तो देखें जरा, थोड़ा सा बेहंगम सा लग रहा है। बेहंगम सा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से आगे चला गया। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए हम जो है विथ लगा सकते हैं इसकी। इसकी जो विथ है वो 100% करनी है। अच्छा, विथ 100% लगा के चेक किया, तो अब देखें जरा, अब वो जितनी बॉडी की विथ थी उसने उसी विथ को 100% विथ को ही घेरा है, उससे बाहर जो है वो नहीं गया। यहाँ तक बात कंप्लीट है। किसी को कोई मसला, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। सेम ऐसे ही हम आगे चलेंगे। कोई और इमेजेस अगर हम नजर आती, क्योंकि इमेजेस बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे जो है डॉक्यूमेंट की चीज़ों को देखने में, और डॉक्यूमेंट की जो लुक है, लुक एंड फील है, उसको देखने में। अच्छा जी, हम यहाँ पे लिखते हैं जी मेंटल हेल्थ। अगेन कोई और इमेज उठा लेते हैं। हाँ, मैं एक और पिक्चर लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। चलें जी, इस पिक्चर को उठाते हैं। उसने दिल का और दिमाग का एक कनेक्शन बनाया हुआ है। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब ऐसे कर लें। आप डायरेक्ट इसका भी लिंक लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और वेबसाइट का लगे लिंक। इसको मैं सेव करता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और इसको भी हम अगेन वैसे ही इमेजर के ऊपर अपलोड करते हैं। इमेजेस का कॉपीराइट इशू होता है, उसके लिए क्या उसके लिए सोल्यूशन यही है कि बेटा आप अपने इमेजेस क्रिएट करो, कैनवा का प्रो अकाउंट आपके पास है, ठीक है। इस तरह का कोई मौका ही ना आने दो कि आप जो है वो कोई आपके कंटेंट के ऊपर एतराज करे, चाहे वो गिग्स लगाने की बात हो, चाहे वो गूगल के ऊपर इमेजेस को यूज करने की बात हो। आप हमेशा अपना कंटेंट यूज करें और क्रिएटिव कंटेंट जो है वो क्रिएट करें। कहीं पे भी इमेज का टैग यूज किया और मैंने इमेजर का वो लिंक जो था वो यहाँ पे लगा दिया, बस इतना सिंपल सा काम है। हाँ जी, लग सकता है फ़हीम, बिल्कुल लग सकता है। देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि प्रोग्रामिंग के अंदर, कोड के अंदर और वेब डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ आप सोच सकते हैं ना, वो आप बना सकते हैं। इसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि आपने जो कंटेंट सोच लिया है ना, वो अब आप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये जो है वो इमेज हो गया। हमने इसको बॉडी के मुताबिक सेट करना है, तो इसकी जो विड्थ है वो हम 100% कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है जी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर आई थिंक सो। अच्छा, ये दो इमेजेस लग गए, फिर उसके बाद आप अलग अलग हेडिंग का एक एक इमेज लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का इमेज लगा दिया, लोकल गवर्नमेंट का लगा दिया, लोकल कम्युनिटीज का लगा दिया। जो उसकी हेडिंग्स हैं उसके मुताबिक कोई इमेजेस वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद जैसे एक स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे कि सर लिंक कैसे लगाना है। तो लिंक के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये फैंटास्टिक सक्सेस है, इसके बैकएंड के ऊपर लिंक लगाओ। लोग इस फैंटास्टिक जो सक्सेस के ऊपर क्लिक करें तो वो उनको किसी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करवा दे, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं।
ये फेसबुक की प्रोफाइल्स निकल आई हैं, इसके अगेंस्ट कोई कीवर्ड तो बनता नहीं है। तो और कोई कीवर्ड देख लेते हैं। आई हैव सिक्योर्ड अ स्कॉलरशिप फॉर, चलो स्कॉलरशिप के ऊपर लगा देते हैं। ये स्कॉलरशिप पोर्टल डॉट कॉम की कोई वेबसाइट है या एचईसी की वेबसाइट है। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करें तो इस वेबसाइट के ऊपर नेविगेट कर दें, तो उसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी कोड वाली फाइल के अंदर आके मैं वो वर्ड ढूंढता हूँ स्कॉलरशिप का, वो किधर था, यही है, आई हैव सिक्योर्ड अ स्कॉलरशिप। ठीक है। अच्छा, इस वर्ड से पहले मैंने क्या करना है, एंकर टैग लगाना है, ए टैग जिसको हम बोलते हैं, ए लिख के मैंने टैग दबा दिया। तो ये जो एच है, एच के अंदर मैंने वो वेबसाइट का यूआरएल डालना है जिस वेबसाइट के ऊपर मैं यूजर को नेविगेट करवाना चाहता हूँ। और ये जो ये वाला जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस जगह के ऊपर हमने वो कीवर्ड डालना है जिस कीवर्ड के ऊपर हम चाह रहे हैं कि लोग क्लिक करें और स्कॉलरशिप वाले पेज पे जाए। तो मैं स्कॉलरशिप को वहां से काट के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अब आते हैं वापस चेक करते हैं। तो अब देखें जरा, स्कॉलरशिप एक लिंक बन गया। ठीक है, पैराग्राफ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। स्कॉलरशिप के ऊपर जब लोग क्लिक करेंगे तो वो किस वेबसाइट पे ले जाएगा, स्कॉलरशिप पोर्टल डॉट कॉम के ऊपर। वापस आ जाते हैं जरा। इसी तरह अगर हमने चाहना है कि अगर इसको न्यू के अंदर ओपन करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होता है कि ये स्कॉलरशिप के ऊपर अब जब लोग क्लिक करेंगे ना, वो उसको न्यू टैब के अंदर ओपन करेगा। ठीक है, नए टैब के अंदर ओपन किया स्कॉलरशिप पोर्टल को, और हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो एज इट इज ऐसा ही लगा रहा। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ। अच्छा जी, सर पिक क्लिक करें तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन हो जाए, ये भी हम ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें फिर दोबारा से बता देता हूँ। मैं एक और पिक्चर जो है वो ढूंढता हूँ यहाँ से, हम गवर्नमेंट के रिलेटेड। ये जैसे हमारे पास ये गवर्नमेंट, ठीक है, मैं इस गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई पिक्चर गूगल पर ढूंढ लेता हूँ। जिसको क्लियर नजर नहीं आ रहा बेटा, अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा वाला यूज किया करो। मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है वो आपको स्मूथली आवाज और सारी की सारी चीजें, वीडियो जो है वो स्मूथली पहुंचाएगा। और आई एम श्योर अबाउट अबाउट दैट आप लोगों को अपने इंटरनेट कनेक्शन पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। अच्छा, ये गवर्नमेंट का एक इमेज था, मैंने उठाया, इसको सेव कर लिया और इसको भी इमेजर के ऊपर अपलोड कर दिया ताकि इसका भी मैं लिंक ले सकूं। ठीक है जी, इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये हमें इस पिक्चर का इमेज मिल गया, कॉपी किया, वापस इसके अंदर आए, गवर्नमेंट के बिल्कुल नीचे ये जो H2 यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके नीचे मैं इमेज का टैग लगाता हूँ। और इमेज का टैग लगाने से पहले हम ये चाहते हैं कि इस इमेज के ऊपर जब लोग क्लिक करें ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाए। तो मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना होता था वो कीवर्ड जिसके ऊपर लोग क्लिक करते थे तो फला जगह पे चले जाते थे। तो मैं अब उस कीवर्ड की बजाय मैं चाहता हूँ एक इमेज हो, और इमेज के ऊपर क्लिक करके लोग पाकिस्तान डॉट कॉम पे जाएं। ठीक है, तो पाकिस्तान डॉट कॉम तो हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि उस वेबसाइट पे हम लोगों को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो चीज लिखा करते थे जिसके ऊपर क्लिक करवाना होता था। तो अब वो कोई टेक्स्ट तो है नहीं, अब वो है एक इमेज। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज का टैग यूज करते हैं। तो इमेज का टैग यूज किया और उसके सोर्स के अंदर वो इमेज दे दिया जिसको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अच्छा जी, इमेज लग गया। अब यहाँ पे आते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें गवर्नमेंट के बिल्कुल नीचे एक इमेज जो है वो लग चुका है। इसकी विड्थ जो है वो हम कर देते हैं बराबर जरा। नहीं जी, ये इमेज लग गया। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज के ऊपर लोग क्लिक करें तो पाकिस्तान डॉट कॉम पे चले जाएं। तो मैं पाकिस्तान डॉट कॉम का लिंक कॉपी कर लेता हूँ जरा।
इसके href के अंदर हम pakistan.com वाला लिंक दे देते हैं। रिफ्रेश किया, तो अब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें pakistan.com पे नेविगेट कर जाएगा। इब्ने आदम का एक सवाल है कि वो अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन हम एक लिंक की पहचान होती है कि वो अंडरलाइन है, ठीक है, और वो लिंक लगता ही तब है और लोग क्लिक भी उसके ऊपर तब भी करेंगे कि जब उनको पता लगेगा कि यार ये एक वाकई लिंक है और इसके अंदर कोई मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो वो हर एक अब आप अगर कहें कि H1 जो है वो H2 इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, उसको अगर छोटा करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आप उस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। हर एक प्रॉपर्टी की एक जो है वो अलग इफेक्ट है हर एक प्रॉपर्टी का, और हर एक प्रॉपर्टी का अपना अपना जो है वो आउटपुट है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम ओपन इन न्यू टैब करना चाहते हैं तो इस एंकर टैग के अंदर आके हम इसको टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेड डिजाइन, ठीक है। इसके अंदर हमने लिंक्स भी लगा दिए, कीवर्ड के ऊपर भी लिंक लगाना सीख लिया और इमेज के ऊपर भी लिंक लगाना सीख लिया। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अब कुछ CSS की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कल जब हमने देखा था कि हम इनको कैसे लेके चल सकते हैं, तो वो उनको आज जरा और डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ब्लिंकिंग इफेक्ट लग सकते हैं। एंकर टैग की कुछ CSS की प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर हम जाके लगा सकते हैं। अच्छा जी, कल कुछ चीजें डिस्कस हुई थी सर। अगर टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना हो तो प्लीज एक दफा बता दो। चलें जी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल में आते हैं और किसी पैराग्राफ के को टारगेट करते हैं कि जी ये पैराग्राफ है अगर, लेट सपोज, तो इस पैराग्राफ के स्टाइल में गए और एक हमने जो है वो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है। फॉन्ट साइज हम इसका चाहते हैं कि जी ये 50 पिक्सल्स हो जाए। अच्छा, चेक करते हैं कितना होता है 50 पिक्सल। पहले ये चेक कर लें कि कौन सा पैराग्राफ है। ये जो बुलेट पॉइंट्स लगे हैं उनसे ऊपर वाला पैराग्राफ है, तो ये वाला है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखें जरा उसने फॉन्ट साइज जो है वो उसका इंक्रीज कर दिया। दैट सिंपल, ठीक है। और क्या मुश्किल आ रही है? सर इमेज पर लोगो किस तरह लगा सकते हैं, सच एज फेसबुक और ट्विटर? canva.com आपके पास है, इमेज वहां पे अपलोड करें और उसके ऊपर अपना लोगो लगा लें, बस। करके दिखाऊं आपको? सर फहीम कह रहे हैं कि सर जस्ट एक लाइन का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो अगर, मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। एक टैग है हमारे पास स्पैन का। स्पैन का टैग क्या करता है, मैं यहाँ से स्पैन का टैग शुरू करता हूँ और यहाँ से स्पैन का टैग एंड करता हूँ, और जहां तक मुझे जिसका साइज इंक्रीज करना है मैं वहां तक उसको लेके जाता हूँ। नहीं जी। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर इसने तो कुछ नहीं किया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो उसको दोबारा से अपनी असली हालत में ले जाएगा, हालांकि हमने स्पैन का टैग लगाया भी है। स्पैन का टैग लगाने के बाद मैं स्पैन का टैग खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन इस टैग के अंदर जिस जिस टेक्स्ट को हम जो है इनक्लोज कर देते हैं उसके ऊपर हम कोई भी अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मैं स्टाइल के अंदर जाके देन इसका फॉन्ट साइज जो है वो 50 पिक्सल्स या 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। सिर्फ उस लाइन का जो टेक्स्ट है, पॉपुलेशंस तक किया था ना सिलेक्ट हमने, तो ये पॉपुलेशंस तक जितना सिलेक्ट किया, अगर आप चाहते हैं पॉपुलेशंस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना तो इस पॉपुलेशन को कट करें यहाँ से
और यहाँ तक इश्यूज तक ले आए तो सिर्फ इश्यूज तक का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी चीजें बंद रह जाएंगी। अच्छा जी, कैनवा के ऊपर काम कैसे करना है ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये मैंने गवर्नमेंट का जो लोगो था, गवर्नमेंट की जो थी ये पिक्चर, वो कैनवा के ऊपर अपलोड की। उसको मैंने यूज इन अ डिजाइन कर दिया। मोहम्मद हमदान साजिद कह रहे हैं कि फिर स्पैन का क्या फायदा। स्पैन का फायदा बता दिया कि उसके अंदर हम किसी भी चीज को रैप अप करके उसको स्टाइल की कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर आपने इमेज लगाना है मेरा, सॉरी लोगो लगाना है अपना, तो आप सिंपली अपना जो भी कोई लोगो शोगो है अगर आपके पास तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास अब पता नहीं कोई लोगो पड़ा हुआ है कि नहीं। यार ये सजावट वाली टीम जो है वो यूज करती रहती है इसको। हाँ ये पिक्चर पड़ी है, इसको अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ज़रा लोगो लग गया। इसको इसका साइज छोटा करो और जिस जगह पे इसको प्लेस करना है वहां पे प्लेस कर दो। हेलो, अपना लोगो लग गया। ठीक है जी, तो ये पिक्चर डिजाइन हो गई, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। बस इतना सा काम है। ठीक है जी, ये लोगो लग गया हमारा सजावट हाउस का इसके ऊपर। यार ये कौन लोग हैं इस टाइम, क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ जी हो जाएगा, अल्लाह के बंदे एंकर टेक्स्ट नहीं सिखाया तुझे? एंकर टेक्स्ट लगाओ इसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर, सिंपल। अच्छा जी, इसको करते हैं हम क्लोज। सीएसएस की तरफ वापस आ जाए जरा। और इसके ऊपर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कल। फॉन्ट साइज हम परसेंटेजेस के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं। मैंने फॉन्ट साइज को पिक्सल में किया, आप लोग परसेंटेज में भी इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर मैं अपने सबलाइन में आता हूँ, इसको हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हमने इसको 40 पिक्सल्स नहीं देना, बड़ा भद्दा सा लगता है ये। ठीक है। अच्छा, अब कुछ सी एस एस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी है जी हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की, स्टाइल के टैग के अंदर लगेगी, हमेशा याद रखें। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन। ठीक है, इसकी कुछ चीजें हैं। ओवरलाइन कर सकते हैं। ओवरलाइन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हम लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, ओवरलाइन क्या करेगा कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा देगा, उतने टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग जाएगी। ये देखें जरा। ठीक है, तो इश्यूज तक सिलेक्ट किया था स्पैन ने। ठीक है, और इश्यूज तक सिलेक्ट करके उसके ऊपर लाइन लगा दी। अगर मैं ओवरलाइन की बजाय इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ कि नीचे लाइन लग जाए। नीचे लगा लाइन लगा दी हमने। और फिर उसके बाद इसकी एक और वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू क्या करता है कि उस टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा देता है, मतलब वो काट देता है, जैसे कटा हुआ टेक्स्ट होता है ना। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो जो है अपना सजावट डॉट हाउस के ऊपर प्राइस लिखी होती है कि इसकी एक्चुअल प्राइस इतनी है, लेकिन हम इसको जो है वो से डिस्काउंट के बाद इतने के अंदर सेल कर रहे हैं।
चेक करते हैं जी, उसको ज़रा रिफ्रेश किया, अब देखिए उसने उस टेक्स्ट के ऊपर ही लाइन लगा दी है, ठीक है, उतना टेक्स्ट काट दिया उसने। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। CSS और HTML में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, अभी तक का बेहतरीन सवाल पूछा गया है इस क्लास की तारीख में और हिस्ट्री में। वो कहते हैं ना, सारी रात रोंदे रहे तो सवेरे मरिया कोई नहीं, तो वो हमारा हिसाब है कि अभी तक हमें CSS और HTML में डिफरेंस समझ में नहीं आया। ये मेरा ख्याल है कि क्लास के अंदर 36 दफ़ा ये चीज़ डिस्क्राइब हो चुकी है और तब से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि साथ साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाया करो, तब आप लोगों का उस तरफ कोई ध्यान नहीं होता। सर जब कुछ एंकर टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो लोकल होस्ट में नॉट फाउंड पर चला जाता। आप लिंक ठीक से नहीं दे रहे होगे, लिंक जो है वो HTTPS के साथ लिंक दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सर ये वर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज मैं अपलोड कर दूंगा, ये जो प्रॉपर्टीज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और जितना भी कोड कर रहे हैं मैं ये गिटहब के ऊपर अपलोड करके आप लोगों को इसका जो लिंक है वो मैं दे दूँ। सर CSS को एक्सटर्नल CSS में अप्लाई करा दें। अब CS जितने जैसे मर्जी करो, अब आपकी मर्जी है। ये लॉजिक कंट्रोल N करते हैं, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं style.css की, और यहाँ पे हम हेड वाले सेक्शन के अंदर लिंक का टैग लगाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं style.css, ठीक है। अब हम जब कोड करेंगे ना इस फाइल के अंदर, इसको जरा मैं क्लोज कर दूं, ये जो हमारी style.css है इसके अंदर जब हम कोड करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब मैं जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको सारों को कॉल करता हूँ और उनकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट माइनस फैमिली, वो हम कर देते हैं, कौन कौन सी फॉन्ट फैमिली थी? एरियल है, पता नहीं इसमें एरियल चलती है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। नहीं, स्पेलिंग का कोई मसला है या जो भी है, वर्डाना किया तो यार टू तो ये देखें सारे जितने भी पैराग्राफ्स थे उनकी जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो गई। एक और फॉन्ट फैमिली थी, उसका नाम था हेलवेटिका, HELVETICA। बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं, अब ये सारी की सारी मैं यहाँ पे लगा के आप लोगों को नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, खुद से देखना पड़ेगा कि फॉन्ट फैमिली कौन कौन सी हैं और उनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गुड, अच्छा जी, फॉन्ट फैमिली हो गई, फिर ये सारे का सारा काम सब पैराग्राफ्स को लगेगा, ठीक है। फिर मैं अगर इनका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट माइनस साइज अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, लेट सपोज हम कोई 10 पिक्सल्स तक लेके जाके देखते हैं चेक करने के लिए कि ज्यादा तो नहीं बड़ा हो जाता, वो ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। इसको फिर हम लेके चलते हैं, अगर 20 पिक्सल्स करते हैं चेक करने के लिए, रिफ्रेश किया तो देखें जरा ये साइज जो है वो हमारा अभी फिलहाल हमें टेक्स्ट का मिल रहा है। तो जहां पे आपको अच्छा लगे उस टेक्स्ट का साइज, उसको आप वहां तक लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद और प्रॉपर्टीज आपने जो भी लगानी है पैराग्राफ के ऊपर, आपने पैराग्राफ्स को अंडरलाइन करना है, ये जो भी करना है, हाँ जी गूगल फॉन्ट्स से मिल जाएंगे। और इसके बाद हमने जो है वो कोई बॉडी के ऊपर टैग लगाना है, जितने भी इमेजेस हैं उनको कॉल करना है, जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको कॉल करना है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के जो सिनेरियोज हैं उनको लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ज़रा चलते हैं इससे आगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वो थी कि हम कैसे एक ही प्रॉपर्टी को कॉल करके उसकी प्रेफरेंस अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैं इस पहले पैराग्राफ को जो है वो एक आईडी असाइन कर रहा हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ ID इक्वल टू P1, ठीक है। और इसको मैंने P1 की आईडी दे दी और इसको मैं हेड के सेक्शन के अंदर लेके जाता हूँ। हेड के सेक्शन के अंदर मैं स्टाइल का टैग स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं हैश P1 को कॉल कर रहा हूँ, हैश P1, ठीक है। उसके अंदर मैं जो कलर है इसका वो कर रहा हूँ भाई साहब ग्रीन,
तो अभी चेक करते हैं। देखिए मेरा पहला पैराग्राफ जो है वो ग्रीन हो चुका है। अच्छा ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस में आए, मैंने यहाँ पे अलग से हैश P1 को कॉल कर दिया और इसको जो है यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैंने कर दिया रेड। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये रेड हो जाएगा या नहीं। मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस जो यूज की है एक्सटर्नल, उसके अंदर मैंने इसको रेड किया है, और जो इंटरनल यूज किया है उसके अंदर मैंने इसको ग्रीन किया है। तो फाइनल आउटपुट क्या होगी हमारी। आज वीडियो जो है वो काफी डिले के साथ चल रही है लेकिन चलें देखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि इंटरनल वाला मामला जो है वो आउटपुट में आएगा, और एक्सटर्नली जो हम उसको रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं आएगा। मोहम्मद उमैर साहब कह रहे हैं कि ग्रीन आएगा। वेरी गुड। चलें जी चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो देखें अभी भी वो ग्रीन ही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि उस पैराग्राफ के टैग के अंदर आया, यहाँ पे स्टाइल का टैग शुरू किया, और यहाँ पे इसका जो कलर था वो मैंने कर दिया ब्लू। अब वो बताएं जरा, अब क्या होगा इम्प्लीमेंट, कौन सा कलर इम्प्लीमेंट होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, या फिर रेड होगा। अब फाइनल आउटपुट क्या आएगी। उमैर साहब कह रहे हैं ब्लू आएगा, बाकी सब लोग किधर है। ठीक है जी, ब्लू। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं, जरा चेक करते हैं, देखते हैं इसको। तो देखें जरा, उसका कलर जो है वो अब ब्लू हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो हमारी होती है प्रेफरेंस वो इनलाइन सीएसएस की होती है। इनलाइन सीएसएस के बाद इंटरनल होता है, और इंटरनल के फौरन बाद जो है वो एक्सटर्नल आता है एंड पे। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेड है ये इम्प्लीमेंट हो जो एक्सटर्नल के अंदर लिखा है, और ये जो इनलाइन के अंदर या इंटरनल के अंदर लिखा हुआ है ये इम्प्लीमेंट ना हो, तो मैं रेड के फौरन बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लिखता हूँ और उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? इंपॉर्टेंट। ये जो टैग है नॉट इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं, लेकिन ये काम क्या करता है कि इंपॉर्टेंट कर देता है इस प्रॉपर्टी को, और इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा बढ़ा देता है, चाहे वो एक्सटर्नल के अंदर ही क्यों ना लगी हुई हो। तो कलर इज इक्वल टू रेड किया और उसको नॉट इंपॉर्टेंट बोल दिया, तो इसकी अब प्रेफरेंस इससे भी ज्यादा हो गई और इससे भी ज्यादा हो गई। चेक करने के लिए कि ये रेड हुआ है या नहीं, तो रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। तो देखें जरा, आप उसका कलर जो है वो रेड हो चुका है, और जो हमारी एक्सटर्नल थी हमने उसको फोर्सफुली उसकी प्रेफरेंस को ज्यादा कर दिया। यहां तक किसी को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यही नॉट इंपॉर्टेंट मैं अगर इंटरनल के साथ लगा देता ठीक है, ये वाला जो ग्रीन है इसके बाद में लगा देता हूँ नॉट इंपॉर्टेंट, तो वो ग्रीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर। ठीक है, और ग्रीन वाला आउटपुट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ तक किस किस ने चीजें इंप्लीमेंट की हैं, साथ साथ किस कौन कौन कोड करता है। सर मतलब ये भी पाकिस्तानी कौम की तरह है, उल्टा काम ही करना जब जो भी हो। नहीं ऐसा नहीं है। देखें आप, कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेबसाइट बना चुके होते हैं, वर्डप्रेस में खास तौर पे जब वेबसाइट बन जाती है तो इंटरनली प्रॉपर्टीज लगी हुई होती हैं वहां पे सारी, तो वो हमें एक एक्सटर्नल शीट दे देते हैं सीएसएस की, जिसके अंदर जाके हमने एक्सटर्नल शीट के अंदर प्रॉपर्टीज लगानी होती हैं। तो कभी कभार हम कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी ठीक लिखी होती है लेकिन इंप्लीमेंट वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इनलाइन के अंदर उसकी वैल्यू कोई और हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल के अंदर उसके साथ नॉट इंपॉर्टेंट लगा देते हैं ताकि वो फोर्सफुली ओवरराइड करे इंटरनल के इफेक्ट को या इनलाइन के इफेक्ट को, और अपना जो हम लगा रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट कर दें।
सर मैं कुछ लेक्चर नहीं ले सकी थी, अब क्या मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकती हूँ? असल में मसला ये है कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं, और ये जो लैब मैनेजर्स हैं ये टाइम टू टाइम जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो कुछ देर के लिए अपलोड करते हैं ग्रुप के अंदर। तो आप लोग अगर उनसे रब्ता कर रहे हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप लोग अपने फलां लेक्चर्स जो हैं वो किस डेट को अपलोड होने हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड शाहजेब। बाकी सब लोगों ने भी कर लिया है? ठीक है, सब इम्प्लीमेंट कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन। चलें जी, आगे चलते हैं अब ज़रा। और इससे आगे जो है एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आईडीज और क्लासेस, जो कि हम सीएसएस के अंदर यूज़ करेंगे। बात निकली थी टेक्स्ट डेकोरेशन से, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट पढ़ लिया था, अब थोड़ा सा पढ़ना है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, टेक्स्ट शेडो की एक प्रॉपर्टी है, वो लगा के देखते हैं ज़रा। हम चलते हैं ज़रा पैराग्राफ इसी के अंदर, एक्सटर्नल के अंदर लगा लेते हैं। चलें, इस P1 को मैंने टारगेट किया और इसको मैंने जो है वो टेक्स्ट माइनस शेडो ये लगाया, एक प्रॉपर्टी लगाई। और उनको उसको जो है मैंने बोला कि 1 पिक्सल डाउन, 1 पिक्सल राइट एंड 1 पिक्सल लेफ्ट का शेडो लगाना है तुमने। और उस शेडो का कलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लू, लेट्स सपोज। चेक करके देखते हैं और इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं, हुआ है या नहीं। रिफ्रेश किया तो देखें ज़रा, ब्लू कलर का शेडो उसने गिरा दिया है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। ये 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल बहुत होता है आम टेक्स्ट के लिए। तो अब इसका शेडो वाली प्रॉपर्टी की समझ आ गई? इसी तरह अगर आप सारे पैराग्राफ्स को लगाना चाहते हैं या फिर हेडिंग को किसी को लगाना चाहते हैं, आप सारी हेडिंग्स को कॉल करते हैं यहाँ पे, और इसको इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखें ये ब्लू कलर का 1 पिक्सल का उसने जो है वो लगा दिया है शेडो। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, और आमतौर पे जो हम वेबसाइट डिजाइनिंग जब करते हैं तो उसकी जो मेन हेडिंग है उसके ऊपर लगाने के काम आती है। मेरी एक वेबसाइट थी, अब पावरेटर पे तो नहीं है लेकिन अब वो एक वेबसाइट चल नहीं रही, instantpod.me। वो कोई फड्डा हो गया था किसी कंपनी के साथ, तो वो बंद हो गई। इंस्टेंट पॉट डॉट मी, अब पता नहीं चल रही है कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं है, चलें, सस्पेंडेड है। असल में ये था कि उनको ये लग रहा था कि instantpot.com एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर इंस्टेंट पॉट्स बिकती थी। हम लोग instantpot.me पे काम कर रहे थे, तो उनको लगा कि शायद ये हमारा नाम यूज कर रहे हैं या फिर ये मुस्तकबिल के अंदर हमारे कंपिटिटर्स बन जाएंगे, तो उन्होंने कोई आई डोंट नो क्या किया है और वो वेबसाइट बंद कर दी। शेडो में डिफरेंट कलर्स भी लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं जी, जो मर्जी लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज है जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नाम से। मैं अगर आपको इसका इफेक्ट दिखाऊं, जैसे ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का जी कैपिटल है, लेकिन बाकी जो है वो सारे का सारा स्मॉल लेटर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि गवर्नमेंट को कोई आईडी असाइन करता हूं पहले जाके। ये चले सारी हेडिंग्स को ही कलेक्टिवली कर लेते हैं। टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, इसकी वैल्यू मैंने दे दी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कर देगा जी सारे के सारे वर्ड्स को। लेकिन ये तो हमने H2 दिया था ना इसको, ठीक है, तो H2 को ये इम्प्लीमेंट होगा। हम यहाँ पे चलते हैं नीचे, H2 को कॉल करते हैं और इसको हम जो है वो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पैराग्राफ्स को भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ्स को जाके मैंने लगा दी। चलिए इसको नहीं, हम एक ही पैराग्राफ को टारगेट करते हैं। इसके अंदर जाके हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा दिया। तो देखें जरा उसने क्या किया, अब हर एक लेटर का
हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल कर दिया, इससे पहले ऐसा नहीं था। कैपिटलाइज की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैं कंट्रोल एक्स करके दोबारा से चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, एच छोटा है, वांटेड का डब्ल्यू छोटा है, टी का टू छोटा, टू का टी छोटा है, राइट का डब्ल्यू छोटा है। तो कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज जो है हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देगा। ठीक है। अब देखिए, मैं एक चीज बता सकता हूँ आप लोगों को, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसकी कैपिटल। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हर एक प्रॉपर्टी के साथ आपने जो सलूक करना है, आपने लिखना है गूगल पे, आपने जाना है और लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सी एस इन सी एस एस। ठीक है, उसके आगे लिख दें W3 स्कूल्स। अब उस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जितनी आगे वैल्यूज हैं, जैसे कैपिटलाइज है, अपर केस है, लोअर केस है, नन है, तो ये आप लोगों ने अब प्रैक्टिस करनी है। देखें, कैपिटलाइज मैं हर एक प्रॉपर्टी की हर एक वैल्यू को जाके टारगेट कर नहीं सकता क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमने और भी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, अगर मैं इसको लोअर केस कर देता हूँ, लोअर केस करने से क्या होगा, चेक करने, सारे के सारे लोअर केस हो गए। इवन फोर का एफ भी जो है वो लोअर केस में चला गया। लोअर केस के बाद अपर केस कर दें तो सारे के सारे अपर केस में आ जाएंगे। तो अपर केस में सारे के सारे आ जाते हैं, जो इवन ये वाले जो बाद वाले लेटर्स होते हैं उनको भी वो अपर केस में कर देते हैं। कैपिटलाइज क्या करते हैं, हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज करते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये काम कह रहा हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी मैं अगर उसकी एक या दो वैल्यूज बताता हूँ, उसकी बाकी वैल्यूज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। CSS की प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल जाएंगी। अब ये देखें, उसने सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाई हैं जो हमने अभी की हैं, कि अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज होता है। ट्राई इट योरसेल्फ में जाएंगे तो उसकी आउटपुट भी हमें सामने मिल जाएगी और उसके अंदर लाइव चेंजिंग कर सकते हैं हम। और ये अपर केस लगाया था पहले उसने, ठीक है, और उसने उसको क्या कर दिया, ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस के अंदर है, ये सारे का सारा टेक्स्ट लोअर केस के अंदर है, और ये वाला जो टेक्स्ट है ये कैपिटलाइज्ड है। इस प्रॉपर्टी को स्पैन के अंदर लगा के दिखा दें। ठीक है जी, लगा देते हैं। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, इसको अगर हमने कोई भी टेक्स्ट है, लेट सपोज हमारे पास ये कन्वेंशनल विजडम का ये टेक्स्ट है, मैंने इसको टेक्स्ट किया और स्पैन का टैग शुरू किया, एंड किया, और उसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर स्पैन के अंदर जाके मैंने इसको स्टाइल का टैग दिया, और स्टाइल के अंदर मैंने इसको बोला कि भाई साहब आप ऐसा करो कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाओ, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, और इसको मैंने कर दिया कैपिटलाइज या फिर लोअर केस या अपर केस कर देते हैं फिलहाल पहले हम इसको। ठीक है, सेमीकोलन लगाया लास्ट पे और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद उस सेक्शन को फाइंड आउट कर लें जरा, पहले किधर है वो, ये देखें जी, कन्वेंशनल विजडम यही था। तो उतना हिस्सा जो है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसकी वैल्यूज चेंज करें, लोअर केस में करें, कैपिटलाइज करें, अपर केस करें, अब आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे चलें, आगे चलते हैं जी। इस पैराग्राफ को, ये जो P1 का पैराग्राफ है, मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अपनी मर्जी है जी, उसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज जैसे भी आपने उसको मैनेज करना है, आप वर्ड स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग मैंने दे दी 20 पिक्सल्स, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये कितनी होती है। तो सिर्फ उसी पैराग्राफ को, जो पहला पैराग्राफ है P1, ये उसी को इंप्लीमेंट होगी। रिफ्रेश करते हैं तो देखें जरा, वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज करनी है 30 पिक्सल्स कर दें। आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे लेके चलना है। 30 पिक्सल्स वर्ड्स के दरमियान की ये जो स्पेस है ये इंक्रीज की है, लेकिन जो लेटर्स के दरमियान की, इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं एम और ओ के दरमियान की जो स्पेस है वो उतनी है, ओ और डी के दरमियान की जो स्पेस है वो उतनी है। अब उसको अगर टारगेट करना है तो उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग की। ठीक है, लेटर स्पेसिंग में कर देता हूं 10 पिक्सल्स। तो लें जी, लेटर्स के दरमियान में जो स्पेस है अब
वो भी हमारी इंक्रीज हो चुकी है। एम और ए के दरमियान में स्पेस देख रहे हैं, एन और वाई, इसको अब हमने अपनी मर्जी से डिजाइन करना है, अपनी मर्जी से हमने इसको, इसकी जो स्पेस है उसको मैनेज करना है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हम चल रहे हैं जी, एक हमारे पास अगर हमने किसी पैराग्राफ को टारगेट करना हो और सिर्फ उसके जो है वो फर्स्ट लेटर को टारगेट करना हो, तो वो कैसे करेंगे हम? मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास पैराग्राफ्स ऑलरेडी हैं, सिर्फ उनको हमने आईडीज असाइन करना है। तो ये एक पैराग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, मैं इसको जाके एक आईडी असाइन कर देता हूँ। इंडेंटेशन का जरा ख्याल रख लीजिएगा। आईडी इज इक्वल टू P2। ठीक है, P2 इसको मैंने असाइन की, स्टाइल डॉट सी एस एस में आया और मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कॉल कर दिया हैश P2 के नाम से। पर मल्टीपल टैग्स को सिंगल CSS प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? हाँ जी, वो भी आज ही लगाएंगे इंशाल्लाह, क्लासेस के जरिए। ठीक है, क्लास लगाएंगे हम, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम जो है, एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, वो हम जो है वो एक टैग के अंदर या एक क्लास बना के रख लेंगे उन प्रॉपर्टीज को, और वही प्रॉपर्टीज अगर हमने मल्टीपल टैग्स को लगानी हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को लगानी हो HTML के, तो हम लगा सकते हैं। तो पैराग्राफ टारगेट किया, सेकंड पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलन लगा के, यहाँ पे कॉलन लगाया और फर्स्ट लेटर लिखा, फर्स्ट माइनस लेटर। अब फर्स्ट लेटर, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को हम टारगेट कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब सिर्फ टारगेटिंग जो भी होगी वो फर्स्ट लेटर की होगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पैराग्राफ शुरू होता है तो वो पैराग्राफ जो है हमारा, उसका जो पहला लेटर है, कभी कभार आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि बुक्स जो हैं, जब आप ओपन करते हो तो पहला लेटर जो बुक का होता है वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं उसका फॉन्ट साइज जो है अगर इंक्रीज कर दूं, 40 पिक्सल्स कर देते हैं अगर, देखते हैं क्या होता है। सेकंड पैराग्राफ का पहला लेटर हम जो है वो चेक करने जा रहे हैं जी। रिफ्रेश किया तो देखिए जरा, मैनी का जो M है वो हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और अब वो थोड़ा सा बड़ा हमें नजर आ रहा है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। ठीक है, उसका कोई फॉन्ट साइज अगर बोल्ड करना है या फिर फॉन्ट वेट बोल्ड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं जी, अब वो फॉन्ट वेट जो है वो उसका M का जो है वो भी बोल्ड हो गया। अब देखें, सिंपल हम इसी M को टारगेट कर रहे हैं, और सेकंड मतलब आपका कहने का सिंपल मेरा ये है कि आप जिस एलिमेंट को चाहें HTML के अंदर टारगेट करें, उसको अपनी प्रॉपर्टीज लगाएं, अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज लगाएं, जैसे मर्जी मैनेज करें उसको, और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये काम करना कैसे है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज, ये टैग्स आप लोगों की नज़र से एक दफ़ा गुजर जाएंगे तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। मैंने एक पैराग्राफ को टारगेट किया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ था जो यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे एंड हो रहा था। ठीक है, उसको मैंने आईडी असाइन की P2 की। P2 की आईडी असाइन करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया, और
फर्स्ट लेटर को टारगेट किया, और फर्स्ट लेटर कैसे टारगेट करना है, P2 को टारगेट करते ही कॉलन लगाना है और फर्स्ट लेटर लिख देना, फर्स्ट माइनस लेटर टारगेट करके उस फर्स्ट लेटर को जो भी प्रॉपर्टीज आपने लगानी है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। और किसी को रिवीजन चाहिए तो बता दें। हाँ जी अकरम, बिल्कुल, आप यहाँ पे स्टाइल का टैग नहीं लगाना, ये तो इसकी एक्सटेंशन ही स्टाइल डॉट सी एस एस है। तो ये जो है वो डायरेक्टली इसी तरह हमने सिर्फ उसकी आईडी को कॉल करना है आईडी के जरिए और उसकी प्रॉपर्टीज लगा देनी है। हाँ जी कैपिटल है, जो मर्जी प्रॉपर्टी लगाएं उसको जैसे मर्जी करें आप। सर लिंक को लिंक से एंड क्यों नहीं करते, क्या मतलब? अच्छा लिंक का टैग, मैंने आपको बताया था कि जो लिंक का टैग है या इमेज का टैग है, जिस टैग के अंदर टेक्स्ट रैप नहीं होता ना उसको एंड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको इमेज का टैग नजर आता है, इमेज कहाँ लगाया हमने, ये लगाया ना इमेज, तो ये इमेज का टैग है, इसके अंदर देखो कहीं पर टेक्स्ट लिखा है हमने, ये H1 का था तो इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा था, इस वजह से इस H1 के टैग को स्टार्ट किया और एंड किया इसकी हदबंदी करने के लिए कि यहां तक काम करना है। लेकिन एच ये जो हमारा इमेज का टैग है इसके अंदर कोई टेक्स्ट यूज नहीं होता, लिंक का टैग है इसके अंदर कोई टेक्स्ट यूज नहीं होता, इस वजह से इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं भाई, अलग अलग जाके प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ना, तो मैं कैपिटलाइज में तो आपको जो है वो सिर्फ कैपिटल करके देना है उस वर्ड को, बाद में उस वर्ड को अलग से स्पैन के टैग के अंदर रख के अगर तुम लगाना चाहते हो, इतना काम करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। कर सब कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन बात यह कि करना वो है जो चीज अच्छी लगती है, जो चीज सूट करती है, जिसका तुक बनता है, उस काम को करना है। बाकी जिस जो चीजें अच्छी नहीं लग रही हमें स्टाइलिंग के अंदर वो हम क्यों इंप्लीमेंट करें। सर हंसला साहब का ऊपर कमेंट देखें, कौन सा कमेंट है भाई, मुझे नहीं नजर आ रहा, वो ऊपर गुजर जाते हैं तो फिर वो व्यू मोर में चला जाता है। सर किसी को लिंक बनाना हो तो वो दोबारा बता दें। अब मैं आपका ही लिंक बनाऊंगा और आपकी एक नई वेबसाइट बनाऊंगा, उसके ऊपर लोगों को नेविगेट कर दूंगा, ठीक है। कितने लिंक बना लिए हैं सुबह से, क्यों नहीं आ रही समझ, किसी वर्ड को लिंक बनाना हो तो दोबारा बता दें, अल्लाह के बंदो। ये मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया का वर्ड है, ये एक वर्ड है, समझ आ गई अब। इस वर्ड को मैंने कॉपी किया, इसके पीछे कोई लिंक लगाना है, ठीक है। तो मैंने मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सर्च किया, विकीपीडिया का कोई लिंक आ गया, इसको मैंने कॉपी किया, मैं चाहता हूँ लोग इस वेबसाइट के ऊपर नेविगेट कर जाएं। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग में उसका लिंक दे देता हूँ, और ये जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया है इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस इतना सा काम। लो जी मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया के पीछे लिंक लग गया। हेलो, मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया के लिंक लग गया, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया विकीपीडिया के लिंक पे ले जाएगा। सर वो कह रहे हैं एब्सेंट लिस्ट नहीं अपलोड की, अच्छा जी कर देंगे, आज इंशाल्लाह करेंगे। टाइम नहीं मिलता यार, क्या करूँ, सुबह सुबह तो आप लोगों की क्लास होती है,
तो क्लास के बाद फिर बाकी कामों में बिजी हो जाता हूँ, तो कभी कभी भूल जाता हूँ। आज इंशाल्लाह कर देंगे। अब किसी को कोई मसला है, कोई चीजें क्लियर नहीं हुई तो बता सकते हैं। और कहाँ कहाँ लिंक लगाए हमने? हमने लिंक लगाया था एक स्कॉलरशिप पे, अगर मिल जाए हमें तो। ये स्कॉलरशिप के ऊपर लिंक लगाया था सर, इवनिंग में कर, हाँ जी इंशाल्लाह मैं आज इंशाल्लाह लाजमी करूंगा। ये लेक्चर के फौरन बात कर देता हूँ, फिर इवनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं याद रहेगा आज ही। अच्छा, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है मैं इसका ये चेंज करूँ। ये एंकर टैग जो है इसको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी जो है वो काट छांट करनी है अगर मैंने, तो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज लग सकती हैं? स्कॉलरशिप नीचे था, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप ये लगाया था, ये देखें जी स्कॉलरशिप के ऊपर लिंक लगा हुआ है और ये एंकर टैग है। इसके अंदर जो है वो हमने जाके स्टाइल का टैग शुरू कर देना, ठीक है। और स्टाइल का टैग शुरू करके सर का ये कसूर, हाँ जी हाँ जी, सारा कसूर ही मेरा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ठीक है। अच्छा, स्टाइल का टैग शुरू करके मैंने इसका जो कलर है वो अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको हॉट पिंक कर देता हूँ, लेट सपोज। चेक करते हैं इसका कलर चेंज हुआ है ही नहीं, तो देखिए जरा उसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है। लेकिन अब ये लगेगा नहीं कि ये लिंक है कोई, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक हॉवर की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं उसको यहाँ पे टारगेट कर लूँ, इधर स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, आप सीधा सीधा भी ए को टारगेट कर सकते हैं कि सारे के सारे ए टारगेट हों और उनका जो कलर है वो हो जाए जी हॉट पिंक, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है वो है एंकर टैग कॉलन होवर। जब इसको होवर करें, होवर का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जब कर्सर को लेके जाएं हम, तो तब क्या चेंजिंग आनी चाहिए। तो तब इसका हम कलर जो है वो कहते हैं कि लेट सपोज ब्लू कर दो। ब्लू तो ऑलरेडी होता है आई थिंक सो, हम ग्रीन करवा लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने रिफ्रेश किया तो अभी इसको आईडी वगैरह असाइन की है? नहीं की। चले, कसूर तो बहुत बड़ा है सर। अच्छा वो वाला कसूर, ठीक है। लेक्चर 5 प्लीज शेयर कर दें, 4 तक आपने किए हैं। हाँ जी अंदला साहब कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एंकर टैग्स जितने भी हैं उनको एक आईडी असाइन करते हैं, ठीक है। और उस आईडी के जरिए हम उसको कॉल कर लेते हैं, या फिर ये जो है ये एंकर टैग यहाँ पे लगा हुआ है, इसका कलर हमने हॉट पिंक कर दिया था। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब ये जो हॉट पिंक आ रहा है ये हमारा आ रहा है यहाँ से, ये जो हमारी एक्सटर्नल सी एस एस है। तो एक्सटर्नल सी एस एस के अंदर हमने उसका लिंक का टैग हॉट पिंक किया था और हमने बोला कि जब हॉवर करें तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। तो देखें ज़रा उसकी आउटपुट, हॉवर करते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है, और जब जो है वो हम वैसे हॉवर नहीं करते तो तब उसका कलर जो है वो पिंक होता है। तो इसको आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। ये मैं सी एस एस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को मिल जाएंगी। आपने भी सेम ऐसा ही करना है कि डिजाइन आर्टिकल की एक वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये कल की असाइनमेंट है आप लोगों की। डिजाइन आर्टिकल की एक वेबसाइट के ऊपर से कोई भी टेक्स्ट आप कॉपी कर लें किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, और उसका फॉर्मेटिंग जो है वो करके देखें ज़रा, ठीक है।
और फिर मुझे बताएं कि ये आपने काम किया है तो कैसे किया। थोड़ा सा मैं अब जरा आईडीज और क्लासेस को डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। आईडीज हम पढ़ चुके हैं, क्लासेस की बात करते हैं अब, ताकि हमें डिफरेंस जो है वो भी पता चल जाए। अच्छा, पहले डिव के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारे पास दो टैग्स हैं। एक टैग है स्पैन का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और एक टैग है हमारे पास डिव का। ठीक है। अच्छा, अब स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, मैं वैसे ही लिख रहा हूं अब आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। और ये जो डिव है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैंने आप लोगों को एक दफा एक चीज बताई थी, वो ये थी कि HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आगे दूसरे एलिमेंट्स को आने देते हैं और उनके आगे हम नेक्स्ट कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि जी हमने ये एक हेडिंग दी H1 की, तो यहाँ पे वो हेडिंग खत्म हुई, तो ये इमेज यहाँ से ऊपर से क्यों नहीं शुरू हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, ये हमारे पास ये एक लिस्ट आइटम थी। लिस्ट आइटम हमने यहाँ पे खत्म की, तो ये अगली लिस्ट आइटम यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुई, ये अगली लिस्ट आइटम यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुई। ठीक है। ये अगली लिस्ट आइटम यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुई। तो मतलब ये है कि ये सारी की सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उससे आगे एलिमेंट्स को आने देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे अपने से आगे कोई और एलिमेंट नहीं आने देते। जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के आगे जितनी जगह है ये सारी खाली पड़ी है। लोकल गवर्नमेंट के आगे जितनी जगह सारी खाली पड़ी है, पैराग्राफ यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो गया। तो जो एलिमेंट्स अपने आगे किसी और एलिमेंट को नहीं आने देते उसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो अपने मदार के अंदर अकेले होते हैं, अपनी लाइन के अंदर अकेले होते हैं, और हम उसी लाइन के आगे किसी और एलिमेंट को नहीं लिख सकते। कोई पैराग्राफ, कोई एंकर टेक्स्ट, कोई इमेज यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जरा, ये एंकर टेक्स्ट यहाँ पे लगाया है, एक एलिमेंट ही था ना ये भी, लेकिन इसके आगे जो भी टेक्स्ट था वो इसी जगह से शुरू हो गया। इसने क्यों नहीं कहा कि जी ये जो फॉर है ये निचली लाइन से शुरू हो। ये भी तो कह सकता था ना कि मैं तो एंकर टैग हूं। ठीक है। तो फॉर जो है इसी लाइन से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब जो है ये फॉर, ये जो स्कॉलरशिप है ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो अपनी लाइन के अंदर किसी और एलिमेंट को आने नहीं देता। यहां तक अगर किसी को ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट की समझ नहीं आई तो बता दें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने आई लव पाकिस्तान लिखा जी। एक और स्पेन का टैग शुरू किया और उसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट डाल दिया, आई हेट इंडिया। और ये जो डिव है इसके अंदर भी मैंने आई लव पाकिस्तान लिखा। और इसके आगे भी एक डिव शुरू किया, उसके अंदर भी मैंने आई हेट इंडिया लिख लिया। इन दोनों के जो बिहेवियर्स हैं उनको, उनके दरमियान में जो फर्क है उसको वाजे करने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जरा, आई लव पाकिस्तान और आई लव पाकिस्तान जो ऊपर वाला था, वो दोनों आई लव पाकिस्तान और आई हेट इंडिया जो मैंने स्पैन के अंदर लिखे थे,
वो दोनों एक ही लाइन में आ गए। क्यों? क्योंकि स्पैन एक इन लाइन एलिमेंट है, लेकिन एक डिव जिस लाइन में आ जाता है वो अगले डिव को उसी लाइन के अंदर नहीं आने देता। इस वजह से जहां जिस लाइन में आई लव पाकिस्तान आ गया, उसने लाइन ब्रेक कर दी वहां से, और आई हेट इंडिया को वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ले। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। सर इमेज का टैग ब्लॉक लेवल है। इमेज का टैग ये देखें, ये इमेज लगाया मैंने यहाँ से, इस इमेज के बाद अगली लाइन से पैराग्राफ शुरू है। अब ये देखो कि पैराग्राफ ब्लॉक लेवल है या इमेज ब्लॉक लेवल है, ये दोनों मिक्सअप करके चेक किया करो खुद से। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो। आई हेट इसराइल सर, हाँ जी जी बिल्कुल, वो लिख लें जैसे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा मकसद जो था कि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है और जो डिव है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब डिव के जरिए हम क्या करते हैं, डिव के अंदर कोई टेक्स्ट रैप अप कर सकते हैं। हम एक डिव के अंदर बहुत सारे टैग्स लिख सकते हैं। मैं अगर इस डिव को खत्म करता हूं, ठीक है, इस स्पैन को भी खत्म करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। ये एक डिव का टैग स्टार्ट किया और एंड किया, बस यहाँ पे मैंने एक h1 का टैग लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक और फायदा जो इसका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। h1 का टैग लिख दिया, फिर ये पैराग्राफ का टैग लिखा, उसके अंदर हमने कोई 50 वर्ड्स का जो है वो आ, लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, दो चार पैराग्राफ इसके अंदर हमने कॉपी करके रख लिए। ये दो चार पैराग्राफ्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब उसका आउटपुट जो है रिफ्रेश हो जा, ये आउटपुट आ गया आपका। अब मैं ये चाहता हूं, पहले इस h1 को जो प्रॉपर्टी लगाई है ना यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर लूं। ये जो टेक्स्ट शेडो लगा हुआ है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर दिया। और भी लगाया कहीं? अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिव के अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं इन सबको मैं कलेक्टिवली कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ। एक काम तो ये था ना कि हमने बार बार h1 में गए उसको अलग से टारगेट किया, पैराग्राफ में गए उसको अलग से टारगेट किया, इस पैराग्राफ को अलग से टारगेट किया। अब इस डिव के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को जब हमने एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो मैं इसके डिव के स्टाइल में जाता हूँ और मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। कलर जो है वो मैं इसका पिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो तब उस सेक्शन के अंदर, उस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ गए सारे के सारे वो जो है वो पिंक हो जाएंगे। सर अगर इमेज के साथ ही टेक्स्ट स्टार्ट हो वो कैसे होगा? इमेज के बाद आगे पैराग्राफ का टैग लिख लो बस। आज के लेक्चर की समरी बता दीजिएगा एक बार। हाँ जी मैं बता दूंगा। अच्छा, अब ये जो फजूल बहस है ना, ये इसे इज्तनाब करें। जो लेक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को कमेंट्स हैं, जो आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं मैं उसको एंटरटेन करूंगा। अगर आप लोगों के टॉपिक्स कुछ और हैं, कुछ और इंटेंशंस हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, मैं फौरन आप लोगों को ग्रुप से निकाल सकता हूँ। ले जी, नो नहीं जी, पिंक से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए कोई भी कलर जो है वो हम लगा लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा डिव के अंदर बाकी सारे जो हैं जितने भी हमने एलिमेंट्स डाले उनको हमने जब कलेक्टिवली टारगेट किया तो हमने उसको रेड कर दिया। तो डिव और स्पैन, इसी तरह स्पैन है। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन उसका भी जो मेन मकसद है वो यही है कि आप
उसके ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को उसके अंदर इनक्लोज करके आप जो है कलेक्टिवली उनके ऊपर प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ठीक है, आप एक स्पैन के टैग के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स H1 भी लगाएं आप उसके अंदर, आप उसके अंदर जो है वो इमेज भी लगाएं, आप उसके अंदर टेक्स्ट एंकर टेक्स्ट भी लगाएं, सारी की सारी आप उसके अंदर चीज़ें जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल आ रहा था कि सर वीडियो कैसे एम्बेड कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो के लिए मैं एक टैग है वो बता देता हूँ, उसका नाम है आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम का टैग है, उसके अंदर एक सोर्स का टैग है। सोर्स के अंदर हमने क्या करना होता है कि यूट्यूब की कोई वीडियो जो है वो अपलोड करनी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर प्रॉपर्टीज की डॉक्यूमेंट फाइल भी शेयर कर दीजिएगा गिटहब। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कोई वीडियो जो है वो यूट्यूब की वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूट्यूब। हाँ जी, जैसे आपका जो है वो कहते हैं ना कि काम चलता है आप चलाएं उसको। अच्छा, ये लिंक मैं इसका कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस लिंक को मैं जो है वो अपने सबलाइन के अंदर आके सोर्स के अंदर लिख देता हूँ। लेकिन एक काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये होगा कि ये लिंक है वॉच करने के लिए। ठीक है, अगर आप इस लिंक को लगाते हैं यहाँ पे तो वो चलेगी नहीं वीडियो ना, एरर आएगा। ये देखें जरा, उसने कहा यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट। ठीक है, इससे बचने के लिए ये इतना हिस्सा इस लिंक का जो है वॉच क्वेश्चन मार्क और ये वी इज इक्वल टू सब, ये खत्म कर देना है आपने, और यहाँ पे लिखना है इम्बेड। ठीक है, इम्बेड डाल के आपने इम्बेड के फौरन बाद एक स्लैश लगा देनी है, तो वो वीडियो जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो प्ले करना शुरू हो जाएगी वीडियो। तो ये देखें जी, अब वो वीडियो जो हमने यहाँ से यूट्यूब से उठाई थी वो यहाँ पे प्ले हो रही है। अब इसकी विड्थ और हाइट वगैरह आप लोगों की अब अपनी मर्जी है, आपने उसकी विड्थ और हाइट को कैसे सेटअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी विड्थ की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। विड्थ मैं इसकी 100% कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ 100% हो गई। फिर उसके बाद इसकी हाइट को मैनेज कर लें, एच आई हाइट जो है वो हम इसकी कर देते हैं लेट सपोज 400 पिक्सल्स। हाँ जी, हाँ जी, इमेज इधर से भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। लो जी, अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक वीडियो भी एम्बेड हो चुकी है। आई थिंक सो कि वीडियो लगाना भी अब आप लोगों को आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल वॉच की बजाय हम यहाँ पे एम्बेड लिखेंगे और बाकी अगला जो यूजर नेम है वो यही रहेगा। सेम वही तरीका है जो इमेज लगाने का तरीका है। सिंपल आपने उसकी जो एक्सटेंशन है, जैसे हम वहाँ पे .png या .jpg करते थे, यहाँ पे आपने वीडियो की जो भी एक्सटेंशन है वो आप लोग लगा सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को आज के इस आर्टिकल के रिलेटेड? आईडी और क्लासेस वाला टॉपिक फिर रह गया आज। कल को इंशाल्लाह हम आईडीज को और क्लासेस को डिस्कस करते ही वर्डप्रेस पे मूव ऑन कर जाएंगे, और कल को इंशाल्लाह वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का एक लेक्चर होगा, और कल से इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वर्डप्रेस के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा। मैं कोड आप अपलोड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, उसको प्रैक्टिस करें। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पीसी से लगा के देखें यार, खुद भी कुछ किया करें ना, थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखें हम। ठीक है, और खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें पिक्चर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।